अपने सेशन की शुरुआत करती हूं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कुकिंग ऑयल की। हमारे जीवन में कुकिंग ऑयल बेहद इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे रसोई घर में उपयोग होने वाला सबसे पहला तत्व है कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल के बारे में, हालांकि मैं आरसीएम परिवार को संबोधन कर रही हूं और आरसीएम परिवार ये बात बखूबी जानता है कि किस प्रकार से कुकिंग ऑयल्स हम सब के लिए जरूरी हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार वही नॉलेज को दोहराना चाहती हूं ताकि आपको एक बार फिर से ये यकीन हो जाए कि आपका कुकिंग ऑयल का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे रसोई घर में जब भी हम कैमराज ऑन रखिएगा, मैं फिर से याद करवा रही हूँ देखिए, हमारे रसोई घर में सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला जो तत्व है, जब भी गैस के ऊपर कोई भगोना, कोई कढ़ाई, कोई पतीला चढ़ाया जाता है तो उसमें सबसे पहले कुकिंग ऑयल डाला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे स्वास्थ्य की तरफ अगर हमें अच्छा बेहतरीन स्टेप बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने कुकिंग ऑयल की तरफ पैनी नजर रखनी होगी कि क्या वो कुकिंग ऑयल जो दिन भर में 3 से 4 बार हमारे भोजन में इस्तेमाल किया जाता है, अच्छी अमाउंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही है। देखिए, आज मैं आपको ये तकनीकी, सिर्फ देखिए, आप सब लोग अपना प्रिय कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में मैं जानती हूं, लेकिन आज मैं आपको तकनीकी तरीके से ये बताऊंगी कि ऐसा फैसला क्यों करना चाहिए हमें, क्यों आपको वही कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। देखिए, आज का अगर दौर में देखूं तो हमारे बाजारों में इतने सारे तेल ऑलरेडी उपलब्ध हैं जिनकी तरफ हमारा जो ध्यान है आकर्षित हो जाता है। हमारे पास कुकिंग ऑयल्स हैं, हमारे पास सनफ्लावर ऑयल है, कनोला ऑयल है, सरसों का तेल है, देसी घी है, बटर है, सो मच थिंग्स, इतने सारे तेल हैं, डिसीजन लेना वाकई में बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या किया जाए। अच्छा, एक बात और है, हम सब लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, हम बहुत ज्यादा फिजिकली फिटनेस के लिए अवेयर हो गए और हम सब ने, काफी लोगों ने, वैसे अब तो बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे हैं, लोगों को समझ में आने लगा है कि एक्चुअली में इसके पीछे साइंस क्या है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि तेलों को फैट्स के रूप में देखा जाता है, फैट्स का दर्जा दिया जाता है, इसलिए तेल का उपयोग नहीं करते और ये सोचते हैं कि तेल हमें फैट कर देंगे हमें मोटा कर देंगे, इसलिए तेलों का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम तेल खाने से कभी मोटे नहीं होते। हम मोटे तब होते हैं जब हम अपनी कैलोरीज को ज्यादा इनटेक करते हैं। अगर तेल खाने से हम मोटे हो रहे होते तो आजकल की जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध डाइट्स हैं, कीटो डाइट्स हैं, LCHF डाइट है, जिसमें बहुत ज्यादा तेल का, फैट्स का उपयोग करके लोग ट्रिमेंडस रिजल्ट्स ला रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो फिर वो डाइट्स सफल कैसे हो पाती। इन डाइट्स में ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट्स की खाकर, थोड़ी सी अमाउंट कार्ब्स को देकर और बीच में आपके प्रोटीन को सम्मिलित करते हुए एक बैलेंस्ड डाइट बनाई जाती है, जिसके द्वारा आप उसका भोजन करते हुए, उसका सेवन करते हुए आप पतले होते हैं। तो इस मिथ को अपने अंदर से हटा दीजिए, दिमाग से भगा दीजिए कि तेल का उपयोग नहीं करना क्योंकि हम मोटे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम मोटे होते हैं ज्यादा कैलोरीज खाने से। देखिए, एक आम व्यक्ति को रेगुलर, अगर हम नॉर्मल बात करें तो एक आम व्यक्ति को 1200 से 1400 कैलोरीज का एक दिन में सेवन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर BMI। जब हम 1400 कैलोरीज का या 1200 कैलोरीज का सेवन कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ सिडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तब भी हम मोटे हो सकते हैं। अगर हम फिजिकली एक्टिव हैं फिर भी कैलोरीज का इंटेक बहुत ज्यादा है, आप 2000 कैलोरीज रोजाना ले रहे हैं, तब भी आप मोटे हो जाएंगे, क्योंकि आपका फैट जो है वो एक्सेसिव कैलोरीज जो है वो फैट के रूप में एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो मोटे होने का जो साइंस है उसका तेल से कुछ भी लेना देना नहीं है, अनटिल और अनलेस आप अपनी कैलोरीज को अपने BMI के अकॉर्डिंग कैलोरीज को अगर डिफिसिट में खाएंगे
तो आप बिना कुछ किए भी आप पतले हो सकते हैं। तो जो फैट्स हैं, जो तेल हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनका हमारे शरीर को बहुत ज्यादा, जिनकी जरूरत है। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के। जो ये विटामिन हैं, इनका फायदा हमें सिर्फ तब मिलता है जब हम सही अमाउंट में फैट्स का सेवन कर रहे हों। अगर हमारे शरीर में फैट्स का सेवन नहीं होगा तो ये जो विटामिन हैं, जो हमें हमारे पोषण जो हमें हमारे फूड से मिलता है, या कई बार हमें सप्लीमेंट्स भी खाने पड़ते हैं, तो वो जो पोषण है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होता अगर हमारे शरीर में फैट्स नहीं होंगे। यानी कि ये जो विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के, ये संपूर्ण रूप से फैट सॉल्युबल हैं। अगर फैट होगा तब ये सॉल्युबल होंगे, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होंगे, ब्रेक डाउन होगा और हमारे शरीर को इनका फायदा मिलेगा। अगर फैट नहीं होगा और आप विटामिन डी का सप्लीमेंट खा रहे हैं तो वो आपको कोई भी फायदा नहीं देगा। वो आप जिस प्रकार से आपने उसका सेवन किया उसी प्रकार से वो आपके मल द्वार से बाहर निकल जाएगा, आपको कोई भी फायदा नहीं देगा अगर आपके शरीर में एम्पल अमाउंट ऑफ फैट्स नहीं है। तो इस धारणा को बिल्कुल भूल जाइए कि हमें तेल का सेवन नहीं करना। अच्छा, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। हम सब लोग ये भी जानते हैं कि हमें, एक नॉर्मल व्यक्ति को 3 से 3.5 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है रोजाना। क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन किससे बना है? ब्रेन, दिमाग, टॉप लेवल हमारे शरीर का, सबसे ऊपरी मंजिल, जहां पर सब कुछ, जो मेन दफ्तर है हमारे शरीर का, वो बना है एकमात्र फैट्स के साथ। 70% ब्रेन फैट्स के साथ बना है। यानी कि अगर हमें अपने शरीर को बैलेंस करना है तो भरपूर मात्रा में पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर दिमाग को कंट्रोल करना है, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए 70% फैट्स का सेवन करना बहुत जरूरी है। जितना हमारे शरीर के लिए पानी इंपॉर्टेंट है उतना ही फैट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब जहां तक फैट्स की मैं चर्चा करती हूँ, एसेंशियल फैटी एसिड्स तेलों में पाए जाते हैं। तेलों की जब जांच की जाती है कि तेलों में ऐसा हमें क्या मिलता है, कौन से फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, तो तेलों में हमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 मिलते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में एब्जॉर्ब होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, हमारे शरीर के प्रोसेसेस को एक अच्छे प्रकार से चलाने में ये मदद करते हैं। लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक नई यूनिवर्सिटी खुल गई है। वो यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो हम जो भी हमारे पास आता है, हम बस उसे ग्रास्प कर लेते हैं, अपने अंदर धारण कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि यही परम सत्य है। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमें अनेकों बार मैसेजेस मिलते हैं, आपके पास भी आए होंगे, कि हमें रिफाइंड ऑयल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी जो किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं देती, और ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें ना तो कोई टीचर है, ना ही कोई वाइस चांसलर है, लेकिन हम सब लोग इस यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो मैसेजेस हमारे पास आते हैं कि रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत बार सुनने को मिलता है, इतनी बार हमारे पास भेजा गया, हमें देखने को मिला कि हमारे दिमाग में घर कर रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिफाइंड ऑयल का सेवन नहीं करना चाहिए का मतलब ये है कि हमें कीटाणुओं से भरे हुए, पेस्टिसाइड्स से भरे हुए तेलों का सेवन करना चाहिए। देखिए, रिफाइंड का मतलब किसी चीज को रिफाइन करना, किसी चीज में जो शुद्धता है, शुद्धता के लेवल को अचीव करना। तो रिफाइंड ऑयल हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसको रिफाइंड नहीं करेंगे तो इसका मतलब उसके बनने के प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे कंज्यूम करने के लिए नहीं होते, जो एडिबल नहीं होते। जिस प्रकार से, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि अगर म्युनिसिपैलिटी हमारे पानी को, जो हमारे घरों में पानी आ रहा है, अगर म्युनिसिपैलिटी उस पानी को रिफाइन ना करे तो हमें कुछ इस प्रकार का पानी मिले हमारे नलों में से। तो रिफाइंड करना बहुत जरूरी है, लेकिन FSSAI के द्वारा ये जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, इसका निर्धारण किया गया है
इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस सेटअप किए गए हैं, जिसके तहत रिफाइनिंग भी कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए करनी चाहिए। ऐसा हमारी गवर्नमेंट बता चुकी है। रिफाइनिंग इस प्रकार से करनी चाहिए कि इन तेलों का कोई भी पौष्टिक तत्व जो है वो खोए ना, वो मिस ना हो, उसमें कुछ कमी ना हो। हाँ, ऐसा जरूर कहा जाता है कि अखबारों में भी देखने को पढ़ा गया है इसके बाद कि रिफाइंड ऑयल्स आर टोटली सेफ फॉर कुकिंग। ये द हिंदुस्तान टाइम्स का 2019 का अखबार है, जिसमें साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट के एक ग्रुप ने मिलकर ये घोषणा की है कि रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करने से कोई भी नुकसान नहीं होता। हर एक तेल को रिफाइन करना बेहद जरूरी है। रिफाइन ना करने का मतलब कि उसे सारी अशुद्धियों के साथ ग्रहण करना, जो कि हम नहीं कर सकते। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि तेल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, पहली मिथ मैंने तोड़ी। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि हमें रिफाइंड ऑयल का ही सेवन करना चाहिए। हमारे लिए रिफाइंड ऑयल्स ही एडिबल हैं, खाने के योग्य हैं। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि अगर तेलों का इस्तेमाल करना है तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। जब मैं बात करती हूँ क्वांटिटी की, तो डाइटरी गाइडलाइंस इशूड बाय ICMR एंड NIN, इससे ये पता चलता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये दो बड़ी बड़ी मेडिकल एसोसिएशंस हैं जिन्होंने हमें बताया कि अगर एक व्यक्ति बिल्कुल सिडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है, यानी कि बिल्कुल भी चल फिर नहीं रहे, बहुत कम मूवमेंट है उनके शरीर की, तब भी उन्हें 25 ग्राम ऑयल रोजाना सेवन करना चाहिए। 25 ग्राम ऑयल। अगर व्यक्ति फिजिकली एक्टिव है तो उस व्यक्ति को 40 ग्राम तेल रोजाना खाना चाहिए। अच्छी डोज जो है तेल की वो 40 ग्राम है एक अच्छे चलते फिरते एक्टिव व्यक्ति के लिए। जब चर्चा करूं बच्चों की, जो अपनी ग्रोइंग एज में होते हैं, जिन्होंने बढ़ना है, अभी हाइट निकालनी है, जिनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने हैं, उन बच्चों के लिए रोजाना 50 ग्राम ऑयल की कंजम्पशन जरूरी बताई गई है। जी हाँ, अगर हमें भरपूर मात्रा में फैट्स का फायदा लेना है तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल वाले व्यक्ति के लिए 25 ग्राम, एक्टिव व्यक्ति के लिए 40 ग्राम, और बच्चों के लिए, जो अपनी ग्रोइंग एज में बच्चे हैं, उनके लिए 50 ग्राम प्रतिदिन। 30 से 50 ग्राम वेरी कर सकता है, प्रतिदिन की डोजेज बताई गई है ICMR और NIN से। तो अब अगला सवाल उठता है कि कौन सा तेल, तेल की क्वांटिटी भी पता लग गई, लेकिन तेल कौन सा। देखिए, आज मैं बिना किसी कंपनी की बात करते हुए आपके साथ, आपके सामने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स रखूंगी, कुछ ऐसे थंब रूल्स रखूंगी, जिनको फॉलो करते हुए आप अपने तेल का डिसीजन ले सकते हैं। इन थंब रूल्स को आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सा तेल हमारे थंब रूल्स को क्लियर कर रहा है। जैसे जैसे तेल हमारे थंब रूल्स को क्लियर करते जाएंगे, वो तेल इस चयन में आगे बढ़ते जाएंगे, और आखिर में देखते हैं कि हमारे सभी थंब रूल्स को कौन सा तेल जो है वो कंप्लीट करता है। आप सबके कैमरास तो ऑन ही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, तेल का चयन करते वक्त कभी भी हमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की द्वारा करी हुई एडवर्टीजमेंट्स की वजह से अपना तेल चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रिटीज को तेल को एंडोर्स करने के लिए पैसे मिलते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये तेल को एंडोर्स करने से पहले उन सारे फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स और थंब रूल्स का ध्यान देते होंगे, और ये सोचते होंगे कि क्या वाकई ये तेल आपके दिल के लिए अच्छा है। तो इसका चयन, आजकल स्मार्ट पीपल का टाइम है, हम सब स्मार्ट गैजेट्स के साथ बैठकर मीटिंग लगा रहे हैं, तो हम सब लोग अपने सेहत का जो डिसीजन है स्मार्टली लेंगे, खुद लेंगे, किसी के इंप्रेशन में आकर नहीं लेंगे। तो देखिए, थंब रूल्स और प्रिंसिपल्स आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तेलों में बेसिकली होता क्या है। हर एक तेल में आपको सफा, पूफा और मूफा मिलेगा। सफा का मतलब है सैचुरेटेड फैट, पूफा का मतलब है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और मूफा का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। देखिए, ICMR, NIN और WHO,
ये तीनों मेडिकल रिसर्च सेंटर बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं। इन तीनों एसोसिएशंस ने मिलकर हमारे जो फैट्स हैं वो कितनी मात्रा में हमारे तेलों में होना चाहिए उसकी एक मात्रा निर्धारित कर दी गई है, जिसमें सफा को 27 से 33% बताया गया है, पूफा को 27 से 33% बताया गया है, लेकिन मूफा को 33 से 40% बताया गया। यानी कि हमारे तेल में ये फैटी एसिड्स तकरीबन तकरीबन इतनी वैल्यू में होने चाहिए, तभी वो तेल न्यूट्रिशन के नजरिए से बेहतर होगा। यानी कि हमें मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि सफा और पूफा थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन मूफा थोड़ा हायर एंड में होना चाहिए। यही चीज हमें आईसीएमआर के द्वारा नजर आ रही है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहले सफा वाले तेलों की बात करते हैं। देखिए, जिन तेलों में सफा ज्यादा होता है वो तेल ज्यादातर गाढ़े होते हैं, क्योंकि जो सफा है वो अपने आप में सॉलिड होता है, सॉलिड टेक्सचर का होता है। तो जैसे कि देसी घी या फिर बटर या फिर घर का बना हुआ व्हाइट मक्खन, वो सब हाई इन सफा है। तो जो भी तेल आपको गाढ़े रूप में नजर आ रहा है, आप समझ जाइए कि इसमें सफा ज्यादा है। अब सफा की अगर मैं बात करूं, जब हम हाई सफा की चर्चा करते हैं, हाई सफा वाले तेलों का सेवन करते हैं, ये हमारे शरीर में एचडीएल और एलडीएल, एचडीएल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल और एलडीएल दोनों को बढ़ाता है। सफा हाई सफा वाले तेल एचडीएल को भी बढ़ाते हैं, एलडीएल को भी बढ़ाते हैं। जब दोनों कोलेस्ट्रोल्स बढ़ेंगे, हमारे शरीर का कोलेस्ट्रोल लेवल हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज का खतरा बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आ सकता है। तो यानी कि हमें अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ये कहें कि अरे हम तो देसी घी, हमारे पूर्वज देसी घी का उपयोग करते थे, उनके समय में तो कोई बीमारी नहीं थी, कोई हृदय रोग नहीं था, वो कैसे हो सकता है? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल और हमारे पूर्वजों के, हमारे बड़ों के, दादा परदादा के जो लाइफस्टाइल से उनमें कितना फर्क है। आजकल हमारा हर काम या तो बटन दबाने से हो जाता है या नॉब घुमाने से हो जाता है। यू अंडरस्टैंड दैट? तो अगर हमारी लाइफस्टाइल और उनकी लाइफस्टाइल में इतना बड़ा चेंज है, पहले का समय और था, हमें कहीं जाना होता था दूर कितने किलोमीटर्स पर भी जाना होता तो साइकिल का इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय में सिर्फ हाथ ही घुमाना पड़ता है या फिर स्टीयरिंग व्हील को घुमाना पड़ता है और हम किसी दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। तो लाइफस्टाइल्स में बहुत ज्यादा बदलाव है। इसीलिए हमें अपने खाने पीने की आदतों को अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा। तो पहला थंब रूल यही है कि हमें उन तेलों का इस्तेमाल नहीं करना जो हाई इन सफा होंगे, क्योंकि इन तेलों का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अब चर्चा करते हैं पूफा की। हमने ये जाना था कि सफा और पूफा दोनों कम मात्रा में होने चाहिए। अब ये देखते हैं कि जो बाकी के तेल हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी का तेल, या कॉर्न का तेल यानी कि मक्की का तेल, कॉटन सीड का तेल, सोयाबीन का तेल, इन तेलों में जो पूफा की मात्रा है वो बहुत हाई पाई जाती है। आप खुद देख सकते हैं, टेबल आपके सामने है, 27% से 33% की मात्रा हमें चाहिए, लेकिन ये तेल किसी में 80 के करीब, किसी में 70 के करीब, किसी में 60 के करीब, करीब करीब दुगनी मात्रा में पूफा पाया जा रहा है। तो जो ये तेल है, करड़ी का तेल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड या फिर सोयाबीन ऑयल, इनमें पूफा बहुत ज्यादा है। तो जिन तेलों में पूफा बहुत ज्यादा होगा, जब हम उनका लगातार सेवन करेंगे तो हमारे शरीर का अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल और बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल दोनों कम होने लगते हैं। दोनों चीजें जब कम होने लगेंगी तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा खतरा बनके अर्थराइटिस के रूप में सामने आता है। हमारे जोड़ों में जो कार्टिलेज होता है, जो कि एक लुब्रिकेंट होता है, उसमें कमी आने लगती है, जिसकी वजह से हमें अर्थराइटिस का, जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ता है। तो दूसरा थंब रूल ये हुआ कि हमें उन तेलों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना जिनकी अभी मैं चर्चा करके हटी हूं, जिनमें पूफा बहुत ज्यादा होगा।
हमें हाई पूफा वाले तेलों का उपयोग भी नहीं करना, क्योंकि उससे हमें अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, हमारे जोड़ों के दर्द या फिर शरीर में जो पेन्स होती हैं वो पूफा की वजह से हो सकती है, हाई इन पूफा। आप खुद कर सकते हैं रिसर्च। जिन परिवारों में अर्थराइटिस की समस्या होगी, जिन परिवारों में महिलाओं को या फिर पुरुषों को जोड़ों में दर्द की समस्या होगी, आप जब देखेंगे तो उनके परिवारों में वही तेल इस्तेमाल हो रहे होंगे जो अभी मैंने आपको पिछले उसमें दिखाए। अब बात करते हैं मूफा की। उन तेलों की बात करते हैं जिसमें मूफा बहुत ज्यादा होता है, और हमने ये देखा था कि हमारे तेल में सफा और पूफा थोड़ा कम चाहिए लेकिन मूफा थोड़ा ज्यादा चाहिए। थोड़ा ज्यादा का मतलब 33 से 40%। लेकिन अब हम चर्चा कर रहे हैं सरसों के तेल की, कनोला ऑयल की और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की। ये तीनों तेलों में मूफा काफी ज्यादा है। चाहिए तो हमें 40% के करीब, लेकिन इनमें 68%, 62% या फिर 73% है। इन सभी तेलों को मैं एक एक करके चर्चा करना चाहती हूँ। इन तेलों की मैं आप सबसे डिटेल में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले सरसों के तेल की बात करती हूँ। सरसों के तेल में मूफा बहुत ज्यादा होता है। मूफा का इस्तेमाल जब हम हाई, जिसमें मूफा बहुत ज्यादा होता है तेलों में, उन तेलों का इस्तेमाल करने से हमारा जो कोलेस्ट्रोल लेवल है, बुरा कोलेस्ट्रोल लेवल है, वो कम होता है। जब बुरा कोलेस्ट्रोल कम होता है, अच्छे कोलेस्ट्रोल पे ये कोई असर नहीं करता, लेकिन बुरा कोलेस्ट्रोल जरूर कम करता है। इसीलिए आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, और खास तौर पर हमारे भारत में। लेकिन आपको बताना चाहती हूं कि ये सरसों का तेल जिसका इस्तेमाल तकरीबन तकरीबन हर एक घर में हो रहा है, इसके लिए एक बड़ी कंट्रोवर्सी ऑल ओवर द वर्ल्ड होकर हटी है। इस तेल में, सरसों के तेल में इरूसिक एसिड होता है। इरूसिक एसिड का मतलब, और ये इरूसिक एसिड की मात्रा भी 35% से 55% होती है। इरूसिक एसिड हमारे शरीर के लिए कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक शब्द का मतलब मैं बहुत बार वैसे मैं पढ़ा चुकी हूं, मुझे उम्मीद है आरसीएम परिवार को अब समझ में आने लगा होगा कि कार्सिनोजेनिक क्या होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब वो तत्व जो जिनके अंदर हमारे शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करने की क्षमता होती है। तो अगर सरसों के तेल में इरूसिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि नॉर्मली अगर मेडिकल गाइडलाइंस की चर्चा की जाए, इंटरनेशनल गाइडलाइंस की चर्चा की जाए, तो उसमें मात्र 5% की परमिशन है कि आपके कुकिंग ऑयल में 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड नहीं होना चाहिए। वो ही इरूसिक एसिड हमारे सरसों के तेलों में, भारतीय सरसों के तेलों में 35% से 55% है। यहां पर मैं आपको एफएसए की गाइडलाइन दिखाना चाहती हूँ। इस गाइडलाइन में, जो कि यूनाइटेड किंगडम्स की गाइडलाइन है, क्लियर तौर पर लिखा गया है। जब आप इसको गौर से, मैं आपसे कहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आप इसको पढ़ सके। इस गाइडलाइन में डिटेल में लिखा गया है कि हमें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और भारत में बने हुए तेलों, अचारों और सॉसेस का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उनमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन तेलों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें इरूसिक एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये एसिड सीधे तौर पर कैंसर को बुलावा देता है। हालांकि ये एसिड मात्र 5% से ज्यादा हमारे ऑयल्स में नहीं हो सकता, ऐसा बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एसोसिएशंस की गाइडलाइंस हैं। सरसों के तेल में ये बहुत ज्यादा होता है। यहां पर मैं आपको एक बॉटल दिखा रही हूं जो कि भारत में बनी हुई बॉटल है, इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है। इस बॉटल पर सरसों का तेल 100% मस्टर्ड ऑयल लिखा है, और यहां पर नीचे लिखा है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि शरीर पर मालिश करने के लिए, बालों पर मालिश करने के लिए इस तेल का इस्तेमाल किया जाए, भोजन के लिए नहीं। देखिए, ज्यादातर आपने फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली का जो शब्द है, ये ज्यादातर आपने क्रीम्स के ऊपर, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स के ऊपर या फिर परफ्यूम्स के ऊपर देखे होंगे। किसी तेल पर आपने ये नहीं पढ़ा होगा, और खास तौर पर मस्टर्ड ऑयल पर।
बाहर के देशों में सरसों का तेल इस्तेमाल करना बिल्कुल बैन है, खाने के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब तक आप सरसों का तेल बाहर कंट्रीज में नहीं बेच सकते जब तक आप बॉटल के ऊपर एक्सटर्नल यूज ओनली ना लिख दें। देखिए यहां पर इवन भारत में भी, हालांकि मैं आपको बताना चाहती हूँ भारत में ऐसी कोई भी गाइडलाइन अभी तक पास नहीं हुई है कि यूरिसिक एसिड के बारे में चर्चा की गई हो, लेकिन हाँ ये चर्चा जरूर भारत में अनेकों बार हुई है कि मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ रही हैं, या फिर मस्टर्ड ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल करने से गॉल ब्लैडर का कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से जो तेल है, सरसों का तेल या फिर गॉल ब्लैडर के लिए जो खराबी है, भारत में चर्चा जरूर हो रही है लेकिन इसका कोई रूल अभी तक पास नहीं हुआ है। तो तीसरा थंब रूल क्या है? तीसरा थंब रूल यही है कि हमें सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। सरसों का तेल हमें अंदरूनी तौर से कैंसर की तरफ लेकर जा रहा है। जी हाँ, बहुत ही खतरनाक है सरसों का तेल। दूसरा तेल था कनोला ऑयल। कनोला ऑयल के बारे में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड तेल है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब अलग अलग तेलों को मिक्स करके ये तेल बनाया गया है। जरूर इसमें मिक्सिंग करने की वजह से, जेनेटिकली मॉडिफाइड करने की वजह से आर्टिफिशियली तरीके से इसमें यूरिसिक एसिड को 2% तक ले आए हैं। यानी कि यूरिसिक एसिड इसमें 2% है, जो कि खाने योग्य है इंटरनेशनल एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली। लेकिन इस तेल में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा हाई मात्रा में पाया जाता है। तो कनोला ऑयल में यूरिसिक एसिड तो कम है लेकिन ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है। ओमेगा 3 ज्यादा होने का नुकसान क्या है? ओमेगा 3 हीट सेंसिटिव है, यानी कि जिन तेलों में ओमेगा 3 हाई होगा उन तेलों को हम फ्राइंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हमारे भारत में ज्यादातर कुकिंग फ्राइंग से होती है। हमें अपने घरों में सब्जी बनाने के लिए, परांठे बनाने के लिए, पूरियां बनाने के लिए तेल को फ्राई करना पड़ता है। अगर हम ओमेगा 3 रिच वाले तेल को फ्राई करते हैं तो वो हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी की शुरुआत कर सकता है। तो ओमेगा 3 रिच वाले तेलों को फ्राइंग के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा तेल था एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को ज्यादातर पश्चिमी सभ्यता से हमने इसको अपने जीवन में धार लिया। हमने सोचा अरे इतना महंगा तेल है, बाहर के लोग, फॉरेन कंट्रीज के लोग इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा ही होगा। लेकिन हमने ये नहीं ध्यान दिया कि उनके कुकिंग स्टाइल और हमारे कुकिंग स्टाइल में कितना फर्क है। वो लोग ज्यादातर बेक करके, ज्यादातर हल्का सा जो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल है अपने सैलड के ऊपर ड्रेसिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और हमें यहाँ पर तेलों को तलना है, उन्हें गरम करना है। फिर से बता रही हूं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, कुकिंग ऑयल में भी ओमेगा 3 हाई होता है, तो इसलिए हम इस तेल को भी बिल्कुल फ्राई नहीं कर सकते। इन सब का जो स्मोक पॉइंट है इन दोनों तेलों का, वो बहुत कम है। तो चौथा थंब रूल ये रहा कि हमें उन तेलों का इस्तेमाल नहीं करना जिनमें ओमेगा 3 ज्यादा हो, और उन तेलों का इस्तेमाल नहीं करना जिनका स्मोक पॉइंट कम हो। यानी कि स्मोक पॉइंट ज्यादा वाले तेल इस्तेमाल करने हैं और ओमेगा 3 कम वाले तेल इस्तेमाल करने हैं। यहां पर आपको पांचवा थंब रूल देना चाहती हूं। अगर आपके कुकिंग ऑयल में एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल जाएं तो ये सोने पर सुहागा होगा। अगर आपके तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा शामिल हो तो वो आपके लिए बेहतरीन तेल हो सकता है। छठा थंब रूल जो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ वो ये है कि उस तेल में जिन सफा, पूफा और मुफा की बात मैंने की थी उसकी प्रोपोर्शन बिल्कुल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। यानी कि आईसीएमआर और एनआईएन ने जितनी मात्रा हमें कही, सफा 27 से 33%, पूफा 27 से 33% और मुफा को 33 से 40%, तो इनकी मात्रा, अगर किसी भी तेल की मात्रा इन मात्राओं से, इन वैल्यूज से मैच करती होगी तो वो हमारे लिए बेस्ट ऑयल होगा। देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे शरीर के लिए जो बेस्ट तेल है
उसका डिसीजन लेने के लिए हमें पहले नंबर पर तो उसकी फैट कॉम्पोजिशन देखनी है कि उसमें सफा पूफा और मुफा कितना है, और दूसरे नंबर पर हमें अपने सारे थंब रूल्स पर टिक मार्क करना है कि वो उन थंब रूल्स को पास कर रहा है या नहीं। देखिए, अगर नेचुरली बात करूं तो कुदरत की नायाब देन के रूप में राइस ब्रान ऑयल में ये जो सारी मात्राएं हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है। नेचुरली किसी कंपनी की, किसी ब्रांड की बात नहीं कर रही। राइस ब्रान ऑयल में सैचुरेटेड फैट 27 से 33% चाहिए 27 से 33% चाहिए, 24% है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट 27 से 33% चाहिए, 34% है। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट 33 से 40% चाहिए, 42% है। यानी कि अपनी डिसाइडेड वैल्यूज के सबसे करीब राइस ब्रान ऑयल है। अब मार्केट में बहुत सारे राइस ब्रांड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, बहुत सारी कंपनीज राइस ब्रान ऑयल्स बना रही हैं। देखिए, राइस ब्रान ऑयल के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, इसमें ओमेगा 3 की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है। इसलिए ये तेल हमारे लिए, भारतीय लोगों के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि हमें तेलों को तलकर गर्म करके इस्तेमाल करना है, और जिसमें ओमेगा 3 कम है, मैं आपसे ऑलरेडी बात साझा कर चुकी हूँ, वो ही तेल हाई स्मोक पॉइंट के होंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा तेल देर तक जब हम गर्म करेंगे, हाई स्मोक पॉइंट पर भी रखेंगे, तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम नहीं होगा। तो ओमेगा 3 कम होना हमारे लिए अच्छा है। उसको पूरा करने के लिए आप नेचुरली चिया सीड्स का उपयोग करके, अखरोट का उपयोग करके, या फिर अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स का उपयोग करके ओमेगा 3 के लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेलों में सबसे बेहतरीन तेल जो है वो राइस ब्रान ऑयल पाया जाता है। अब राइस ब्रान ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं, आप सबको बताना चाहती हूँ। हालांकि राइस ब्रान ऑयल में 10 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन जो 3 सबसे बेहतरीन, सबसे फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो है टोकोफेरॉल, टोकोट्रिनॉल और ओराइजनॉल। तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, हमारे शरीर के ऑक्सीडेशन लेवल को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में पनपती ही नहीं है। ओमेगा 3 कम होने की वजह से इसका स्मोक पॉइंट भी सबसे ज्यादा है। आप लिस्ट में देख सकते हैं, ग्राफ बना हुआ है, सबसे कम स्मोक पॉइंट ऑलिव ऑयल का है, फिर सोयाबीन ऑयल, कनोला ऑयल, पीनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल, ग्रेप सीड ऑयल और राइस ब्रान ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि अगर हमें कुछ तलना भी है तो हम राइस ब्रान ऑयल में बड़े आराम से तल सकते हैं, क्योंकि उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो खत्म नहीं होंगे। राइस ब्रान ऑयल को जापान जैसी कंट्री में हार्ट ऑयल का नाम दिया गया है। अमेरिका में राइस ब्रान को हेल्दी फूड के नाम से रजिस्टर किया गया है, यानी कि भोजन में सबसे उच्चतम तत्व, जो उच्चतम तेल है वो राइस ब्रान ऑयल है। तो राइस ब्रान ऑयल में जो राइजनॉल, अब ये देखिए, अब इतने सारी कंपनीज राइस ब्रान ऑयल बना रही हैं, तो डिसीजन कैसे लिया जाए कि कौन सा तेल, कौन सी कंपनी का तेल राइस ब्रान इस्तेमाल किया जाए। तो इसका डिसीजन आप लेंगे जब आप सभी तेलों को, राइस ब्रान तेलों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किसमें ओराइजनॉल सबसे ज्यादा है। जिस तेल में सबसे ज्यादा ओराइजनॉल पाया जाएगा वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि बचपन से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है, तो क्यों ना, देखिए हम कितनी हमारे ईटिंग हैबिट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो 40-45 की उम्र में आकर हर एक व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो रही है। भारत में करीब करीब 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़े हुए हैं। तो क्यों ना हम नई शुरुआत करें, अपने बच्चों को कुकिंग ऑयल में बदलाव करके उनके जीवन को सिस्टमैटिक तरीके से सेट कर सकें, ताकि जब वो 40 की उम्र में पहुंचे उन्हें कोलेस्ट्रॉल का चैलेंज ना आए। तो हम गामा ओरिजिनॉल, हाई गामा ओरिजिनॉल वाले तेल राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करें। देखिए, हाई का क्या मतलब है, अलग अलग तेल अलग अलग लेवल ऑफ गामा ओरिजिनॉल हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर सभी कंपनीज की मैं बात करूं तो 1000 mg से लेकर 1400 mg आपको अलग अलग तेलों में मिलेगा। जितना हायर कंटेंट आपको ओराइजनॉल का मिलेगा
उतना बेहतर वो तेल होगा। ओराइजनॉल की मात्रा तेलों में होने की वजह से ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से भी बेहतर है। 8वां थंब रूल है कि देखिए, हमें पता लग गया कि ओराइजनॉल सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का तेल होगा, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा तेल होगा। लेकिन और कैसे डिसाइड किया जाए? आपको ये देखना होगा कि जो कंपनी वो तेल बना रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कैसी हैं, वो शुद्धता का कितना ख्याल रख रहे हैं, वो सफाई का कितना ख्याल रख रहे हैं, और किस तरीके से तेल को बना रहे हैं। इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि उस कंपनी के पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आपका तेल बनाने वाली कंपनी के पास अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि एफडीए अप्रूव्ड हो या फिर एफडीए से ऑडिटेड हो, क्योंकि देखिए, एफडीए ऑडिटेड होने का मतलब है कि हर एक स्टेप को बेहतरीन तरीके से जांचा गया है। अगर कंपनी बीआरसी सर्टिफाइड हो तो सोने पर सुहागा। और आप सब लोग जानते हैं कि एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी इन सभी सर्टिफिकेट से रजिस्टर्ड है। देखिए, बीआरसी सर्टिफिकेट, एचएसीसीपी सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट, हलाल और कोशेर जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट से भी रजिस्टर है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। मैं आप सबको बताना चाहती हूं, देखिए, कोई भी कंपनी इतने सारे सर्टिफिकेट से इसलिए रजिस्टर हो सकती है अगर वो इतनी सारी कंट्रीज के पैरामीटर्स को बनाकर रखती है। अगर वो कंपनी अपने राइस ब्रांड ऑयल को यूएसए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब यह है कि ये उन सब के जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनको पास कर रही है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, जो एसोसिएशंस के जो उनके डिसीजंस हैं कि तेल किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग उनकी होनी चाहिए, उन सब को पास करना एक बड़ी बात है। और अगर मैं आपको बताऊं कि एपी ऑर्गेनिक्स यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर अनेकों देशों में पिछले कितने वर्षों से एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जो तेल आपके घरों में, आपके रसोई घरों में पड़ा है, वो तेल इंटरनेशनल क्वालिटी का है। जी हाँ, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी भारत की सबसे बड़ी हाईएस्ट एक्सपोर्टर्स हैं। तो अगर मैं एक बार फिर से समाप्त करूं तो हमें कुछ थंब रूल्स का ध्यान रखना होगा। पहला ये कि वो तेल हमें नहीं लेना जिसमें सफा सबसे ज्यादा हो, वो तेल इस्तेमाल नहीं करना जिसमें पूफा ज्यादा हो, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इरूसिक एसिड है उसमें जो कि कार्सिनोजेनिक है। इसके अलावा वो तेल लेने हैं जिनका जो स्मोक पॉइंट है वो हाई हो लेकिन ओमेगा 3 लो हो। 5वां थंब रूल है, अगर हमारे कुकिंग ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिले वो सबसे बेहतर। 6ठा थंब रूल है कि हमारे कुकिंग ऑयल में सफा, पूफा और मूफा की जो कॉम्पोजिशन है, फैट कॉम्पोजिशन है, वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए आईसीएमआर और एनआईएन और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक। 7वां थंब रूल है, उसमें हाई ओराइजनॉल होना चाहिए। तो जितनी भी कंपनीज राइस ब्रांड ऑयल दे रही है उनमें से जो सबसे ज्यादा ओराइजनॉल की मात्रा आपको दे रही है वो ही तेल सबसे बेहतर है। 8वां थंब रूल है कि आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जांचिए, उनकी प्रैक्टिसेस को जांचिए। आप कंपनीज में फोन कर कर पूछिए कि आपको कौन कौन सी रजिस्ट्रेशंस मिली हुई हैं, आपके तेल में ओरिजिनॉल कितना है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। हम सब लोग स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट दौर में रह रहे हैं। अगर और जानकारी चाहिए तो आप आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर जाकर इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने और डिटेल से बताया है कि तेलों का चुनाव कैसे किया जाए। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ये जानकारी सबके साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को ये पता चल सके कि कौन से तेल का उपयोग हमें करना चाहिए और जन जन तक ये बात पहुंच जाए, ये सारे थंब रूल्स सबको पता लग जाए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको ये बताते हुए कि आप सब ने जो कैमरास ऑन रखे, आपका पहला टास्क 2023 का
आपकी सफलता की तरफ बढ़ता हुआ आपका पहला टास्क आप सबने कंप्लीट कर लिया है। अब आप सब वाकई में अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अपने आप को इसी प्रकार से चैलेंज करते रहिए, अपने चैलेंजेस को लड़ते रहिए, उसे अचीव करते जाइए और अपने आप को रोजाना हराते रहिए। अपने आप से हारने में मजा ही कुछ और है। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान जी से हमेशा ये कामना करती हूँ कि आप सबके सभी लक्ष्य बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएं और 2023 एक्सपेंशन का ईयर है।